अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 15 बायोकेमिस्ट्री और आज हमने डिस्कस करनी है पॉलीसेक्राइड्स। तो स्टार्ट करते हैं हम पॉलीसेक्राइड्स। बेसिकली पॉलीसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि अपोन हाइड्रोलिसिस हमारे पास 100 to 1000 मोनोसेक्राइड की यूनिट जो है वो जनरेट करते हैं। तो ये इनकी जो है वो हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी कि पॉलीसेक्राइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट विच अपोन हाइड्रोलाइसिस जनरेट या गिव 100 to the 1000 यूनिट ऑफ द सिंपल शुगर मीन मोनोसेक्राइड। तो 100 और 1000 तक अगर यूनिट हो तो हम उनको जो है वो पॉलीसेक्राइड कहेंगे। जैसे हमने लास्ट अपने 2 लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि मोनोसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते इनटू द सिंपल यूनिट। फिर हमने ओलिगोसेक्राइड डिस्कस किया था कि ओलिगोसेक्राइड हमारे पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि हाइड्रोलाइज्ड होते हैं और अपोन हाइड्रोलाइसिस वो जनरेट करते हैं हमारे पास यूनिट जो है वो डिफरेंट, जैसे 2 to 10 तक के जो मोनोसेक्राइड यूनिट है वो जनरेट करते हैं। तो इसी बेस पे हम उन्हें डाई, ट्राई या टेट्रासेक्राइड कहते हैं। आज हमने थर्ड इसकी टाइप डिस्कस करनी है जो कि हमारे पास पॉलीसेक्राइड है। तो पॉलीसेक्राइड आर द कार्बोहाइड्रेट विच अपोन हाइड्रोलाइसिस गिव 100 to the 1000 यूनिट ऑफ द मोनोसेक्राइड और सिंपल शुगर। तो हम इसकी अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये बेसिकली अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, सॉलिड की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं और इनकी कोई प्रॉपर जो है वो शेप नहीं होती, कोई इनका जो है वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होती इनके मालिक्यूल की। तो ये अमॉर्फस सॉलिड है, ये टेस्टलेस है, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है और फोर्थ पे ये नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर है। तो हम इस फोर्थ प्रॉपर्टी को जो है वो आगे डिस्कस करते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है ये हमारे पास क्या होते हैं। हम इनके एग्जांपल जो है वो डिस्कस कर लें। तो हमारे पास जो पॉलीसेक्राइड है उसकी एग्जांपल में हमारे पास स्टार्च आता है। जैसे ये हमने स्टार्च का स्ट्रक्चर लिया हुआ है, इस तरह हमारे पास जो है वो सेलुलोज आता है, ये हमने सेलुलोज का स्ट्रक्चर लिया हुआ है। तो ये हमारे पास कुछ जो है वो पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल्स हैं। हम अगर स्टार्च के स्ट्रक्चर जो है उस पर फोकस करें तो स्टार्च बेसिकली पॉलीमर है अल्फ़ा डी ग्लूकोज का। तो इसमें अगर आप देखें एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज दूसरे अल्फ़ा डी ग्लूकोज के साथ जो है वो लिंक्ड किया है थ्रू द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 1,6 इन्होंने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना हुआ है। ये हमारे पास 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो इस तरह जो है वो लार्ज नंबर ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो है वो आपस में लिंक्ड करेंगे थ्रू द ग्लाइकोसिडिक 1,4 लिंकेज और इस तरह हमारे पास चेन बनती जाएगी। अब यहाँ पे कहीं पे ब्रांचेस भी निकलेंगी और ये अब क्या करेगा कि एक ग्लूकोज का मालिक्यूल दूसरे ग्लूकोज के साथ 1,6 लिंकेज भी कर सकता है कि एक ग्लूकोज है और ये हमारे पास सेकंड ग्लूकोज है, ये इसका 6 कार्बन है। तो यहाँ पे इन्होंने 1,6 लिंकेज की है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, तो इसे हम अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। तो यहाँ पे इस वजह से ये ब्रांच निकल आई है। आगे मजीद ये आगे उसी तरह स्ट्रेट चेन की फॉर्म में जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा, ये उसी तरह दोबारा से 1,4 लिंकेज जो है वो कंटिन्यू कर लेंगे। तो बेसिकली जो स्टार्च है वो अल्फ़ा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है और अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो है वो लिंक्ड करते हैं 2 लिंकेज के जरिए, 1,4 लिंकेज भी होती है और 1,6 भी। 1,4 लिंकेज की वजह से स्ट्रेट चेन बनेगी और जब ये 1,6 लिंकेज आएगी तो इसकी वजह से ये ब्रांचेस जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारे पास स्टार्च का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो सेलुलोज की है। तो सेलुलोज इज़ आल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, लेकिन ये हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। ये यहाँ पे हमने जो है वो ध्यान रखना है, बीटा डी ग्लूकोज जो है उसका पॉलीमर है हमारे पास सेलुलोज। तो बीटा डी ग्लूकोज के अगर आप यूनिट लें, हमने ये एक बीटा डी ग्लूकोज लिया हुआ है। ये आप अगर इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर देखें तो हमने वही साइक्लिक स्ट्रक्चर लिया है और उसको हमने थोड़ा सा रिवर्स किया है, बीटा डी ग्लूकोज। इस तरह ये हमारे पास जो है वो एक और बीटा डी ग्लूकोज है। ये बिल्कुल हमने ओरिजिनल फॉर्म में इसको लिया हुआ है, इसको रिवर्स नहीं किया। ये बीटा डी ग्लूकोज है, ये इसकी कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 और ये इसकी 6 कार्बन है। तो ये आपस में जो है वो लिंक करेंगे, एक बीटा डी ग्लूकोज दूसरे बीटा डी ग्लूकोज के साथ 1,4 लिंकेज करेगा। जैसे ये जो आपका सेकंड स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे अगर हम दोबारा से इसको देखें तो ये जो हमारा ये ग्लूकोज है, ये इसकी हमारे पास 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन का OH, ये हमारे पास जो एक ग्लूकोज हमने लिया हुआ है, बीटा डी ग्लूकोज लिया हुआ है, ये उसकी 1 कार्बन है, ये हमारे पास। तो ये आपस में 1,4 लिंकेज करेंगे, ये इसकी 1 कार्बन है, यहाँ से 2, 3, 4 और ये 5 और 6। ये बेसिकली हमने एक ग्लूकोज को जो है ना इन्वर्ट करके लिखा हुआ है। तो 1,4 लिंकेज के ज़रिए ये आपस में इनकी 1,4 लिंकेज होगी। तो एक बीटा डी ग्लूकोज दूसरे बीटा डी ग्लूकोज के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। इस तरह लार्ज नंबर ऑफ जो है आपके ग्लूकोज के मालिक्यूल आपस में लिंक्ड करेंगे। ये मिनिमम 100 और मैक्सिमम 1000 तक भी जाते हैं। तो ये इस तरह थाउजेंड्स ऑफ द बीटा डी ग्लूकोज के मालिक्यूल जब आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए लिंक करते हैं तो हमारे पास सेलुलोज बनेगा। और जब आप सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, जैसे हमने इसको अब रिवर्स अगर हम चलें, ये तो हम बॉन्ड बनने की बात कर रहे थे, अगर हम रिवर्स करेंगे, हम इसकी वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इस तरह हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज के हमें 100 से 1000 तक या इससे भी ज़्यादा जो है वो यूनिट्स मिल